वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन कैप्सूल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस, इलस्ट्रेशंस, KM नानावती केस, दाकी सिंह केस और पुणे फातिमा केस। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा होमिसाइड दो तरीके के होते हैं, लॉफुल और अनलॉफुल। एक्सक्यूज और जस्टिफाइड दोनों ही लॉफुल होमिसाइड हैं जिनके लिए कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड दोनों ही अनलॉफुल होमिसाइड का पार्ट हैं, दोनों ही एक पनिशेबल ऑफेंस हैं। अगर हम बात करें मर्डर की तो उसे सेक्शन 300 में मेंशन किया गया है। कल्पेबल होमिसाइड को सेक्शन 299 में मेंशन किया गया है, लेकिन जब हम सेक्शन 300 में मेंशन किए गए एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड में फ़र्क समझने के लिए सबसे पहले होमिसाइड यानी कि डेथ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि एक्ट कल्पेबल होमिसाइड था या मर्डर। यानी कि अगर इंटेंशन और नॉलेज की डिग्री कम थी तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा और इंटेंशन और नॉलेज की डिग्री ज़्यादा थी तो वो मर्डर होगा। अगर मर्डर प्रूफ हो भी जाता है तो एक्यूज के पास ये ऑप्शन होता है कि वो ये प्रूफ करे कि उसका केस एक्सेप्शंस में कवर हो रहा है, तो वो केस सेक्शन 300 मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक्शन 300 में मेंशन किए गए एक्सेप्शन स्पेशल एक्सेप्शन हैं। अगर इन्हें हम जनरल एक्सेप्शन जो कि सेक्शन 76 से 106 में मेंशन किए गए हैं से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जनरल एक्सेप्शन रॉन्ग डूअर यानी कि जिसने वो काम किया है, जिसने वो एक्ट किया है, उसको पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उस पर आगे कोई केस नहीं चलता। लेकिन जब हम बात करें स्पेशल एक्सेप्शन की तो ये एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर काम करता है, जो कि ग्रेविटी को कम कर रहा है या हम यूँ कहें मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्शन 1 जो कि हमें बताता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का नहीं है। Culpable homicide is not murder if the offender was deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation. जो offender है वो अपना आपा खो बैठा है जिसका कारण है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन। पर्सन ए की वजह से पर्सन बी प्रोवोक हो गया है, जो कि बहुत ही सीरियस नेचर का और बहुत ही क्विक प्रोवोकेशन था और बी ने ए की जान ले ली। पर्सन बी अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है और इस सिचुएशन में अगर वो गलती से, क्योंकि यहाँ कोई प्री प्लानिंग नहीं की है, कोई प्री मेडिटेशन नहीं है, कोई इलविल नहीं है, तो यहाँ ये एक्ट बिना किसी प्री प्लानिंग के हुआ है। पर्सन बी ने एक ही जान ले ली, वो एक गलती या एक एक्सीडेंट जिसे हम कह सकते हैं। इस वजह से अगर ये एक्सेप्शन को हम अप्लाई करते हैं तो ये मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेप्शन 1 में 3 प्रोवाइजो मेंशन किए गए हैं, जिसमें पहला है कि ऑफेंडर अगर खुद ही एक ऐसी बहस में उलझ जाए या वो दूसरे को प्रोवोक कर रहा है, फिर दूसरे पर्सन के एक्ट को वो सडन प्रोवोकेशन बताकर वो उसकी जान ले लेता है या उसे नुकसान पहुंचाता है, तो हम इसे फर्स्ट एक्सेप्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि तो यहाँ ए पूरी तरीके से स्टेज मैनेजर है, इसलिए यहाँ ए को एक्सेप्शन 1 का फायदा नहीं मिलेगा। सेकंड, एक पब्लिक सर्वेंट जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर उसको उसकी ड्यूटी करने से रोका जाए और ये इंसान कहता है कि मुझे सडन और ग्रेव प्रोवोक किया और इसलिए मैंने उसको हार्म किया, तो ये एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा। थर्डली, अगर कोई अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट करता है तो उसके उस एक्ट को प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा।
बात करें अगर हम एक्सप्लेनेशन की, प्रोवोकेशन सडन और ग्रेव था या नहीं, ये बात इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस केस के फैक्ट्स क्या हैं, कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो केस टू केस डिफर करेगा। बात करते हैं एक बहुत ही फेमस केस के, नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के। नानावती एक नेवल ऑफिसर था, उसकी बीवी सिल्विया, उसका अफेयर प्रेम आहूजा नाम के इंसान से चल रहा था। एक दिन वो अपने हस्बैंड नानावती के सामने कन्फेस करती है, उसका अफेयर प्रेम भगवान दास आहूजा से चल रहा है। उसके बाद नानावती का खून खौलता है और वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है। वो अपनी वाइफ और बच्चों को एक सिनेमा के पास छोड़ता है। वो अपने शिप पर जाता है, वहाँ रिवॉल्वर लेता है। उसके बाद वो गाड़ी चलाकर प्रेम भगवान दास आहूजा के घर जाता है। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल लेट डाउन किया था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए, जिसका पहला पॉइंट ये बताता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन था या नहीं। अगर हम किसी रीजनेबल मैन को उस इंसान की जगह रखें जिसका सेम बैकग्राउंड, सेम स्टेटस रहा हो और उसे सेम सिचुएशन में रखा जाए, तो क्या वो प्रोवोक होगा? क्या वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देगा? अगर हाँ, तो ये सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन था। दूसरा, वर्ड्स और जेस्चर दोनों को ही सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा, विक्टिम और एक्यूज के बीच किस तरीके के संबंध रहे हैं, यानी कि पहले से उनकी लड़ाई चलती आ रही थी या उनमें पहले से मनमुटाव था, ये सब ध्यान में रखा जाएगा। और आखिरी, कि जो एक्शन का रिएक्शन हुआ है, यानी प्रोवोकेशन की वजह से डेथ कॉज की गई है, उसके बीच में बिल्कुल भी टाइम गैप था या नहीं, ये पता किया जाए। क्योंकि अगर वहाँ टाइम गैप आ जाता है तो वहाँ प्री मेडिटेशन और कैलकुलेशन के लिए टाइम मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, नानावती ने अपने बच्चों और बीवी को सिनेमा छोड़ा, फिर वो ऑफिस गया, वहाँ से रिवॉल्वर कलेक्ट किया, फिर वो एक्यूज के पास गया। इस बीच 3 घंटे का फर्क था, जो कि सफिशिएंट है खुद को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे नानावती को एक टाइम मिल जाता है जिसमें वो प्लानिंग कर सकता है। यहाँ नानावती का कन्विक्शन होता है सेक्शन 302 के तहत और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। अब हम देखेंगे एक्सेप्शन 1 में मेंशन किए गए कुछ इलस्ट्रेशंस को। जेड ए को प्रोवोक करता है और गुस्से में आकर ए वाई की जान ले लेता है, जो कि जेड का बेटा है। इलस्ट्रेशन ए हमें बताता है कि ये मर्डर है, क्योंकि यहाँ प्रोवोकेशन इस बच्चे की तरफ से नहीं हुआ था और ना ही ये किसी एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून, जैसा कि एक्सेप्शन 1 में कहा है, बाय मिस्टेक और बाय एक्सीडेंट। ए ने प्री प्लानिंग के साथ वाई का मर्डर किया है। इलस्ट्रेशन बी, वाई ए को प्रोवोक करता है और गुस्से में ए फायर कर देता है। गोली वाई को ना लगकर जेड को लगती है और जेड की मौत हो जाती है। यहाँ ए का इंटेंशन जेड को मारना नहीं था, तो यहाँ कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया गया है और ये मर्डर नहीं है। इलस्ट्रेशन सी, ए को जेड अरेस्ट करता है। इस बात से प्रोवोक होकर ए जेड पर हमला करता है और जेड की मौत हो जाती है। इसलिए यहाँ ए को एक्सेप्शन 1 का फायदा नहीं होगा, जैसा कि एक्सेप्शन 1 के प्रोवाइजो 2 में कहा था। ये बेलिफ लॉफुली अपनी ड्यूटी कर रहा था, इसलिए इसे सडन प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। इलस्ट्रेशन डी, ए विटनेस के तौर पर कोर्ट में मजिस्ट्रेट जेड के सामने पेश किया जाता है। जेड ए की बातों को मानने से मना कर देता है। ए गुस्से में आकर जेड पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। यहाँ जेड लॉफुली अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, इसलिए इसे सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। इलस्ट्रेशन ई,
ए जेड की नाक खींच रहा है, जेड ऐसा करने से ए को रोकता है तो ए को गुस्सा आ जाता है और वो जेड की जान ले लेता है। यहाँ जेड अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए ए को रोक रहा था, इसलिए इसे सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा, जो कि एक्सेप्शन 1 का 3rd प्रोवाइजो बताता है। इलस्ट्रेशन F, Z और B आपस में लड़ रहे थे। A जो कि एक बायस्टैंडर है, A ने यहाँ B के गुस्से का फायदा उठाया और उसके हाथ में चाकू थमा दिया। B उस चाकू से Z पर हमला करके Z की जान ले लेता है। यहाँ B ने भले ही कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है, लेकिन A यहाँ मर्डर के लिए गिल्टी होगा। एक्सेप्शन 2, culpable homicide is not murder if the offender, in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property, exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than necessary for the purpose of such defense. एक्सेप्शन 2 अप्लाई होगा जब एक इंसान राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है इन गुड फेथ और वो उस राइट को एक्सीड कर जाता है, यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले को हार्म पहुंचा देता है। यहाँ कोई प्रीमेडिटेशन नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। हम इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं। जेड ए पर कोड़े बरसा रहा है, लेकिन ग्रिविस हर्ट नहीं पहुंचाना चाहता। खुद को बचाने के लिए अपनी पॉकेट से पिस्टल निकालता है और जेड पे फायर कर देता है। इसमें जेड की मौत हो जाती है। यहाँ ए ने गुड फेथ में फायर किया है, उस पर मर्डर नहीं कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस चलेंगे। एक्सेप्शन 3, culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, exceeds the power given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such servant and without ill will towards the person whose death is caused. अगर एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निभा रहा है और वो उस ड्यूटी में उसको दी गई पावर से बाहर चला जाता है, मतलब कि वो दी गई पावर से ज़्यादा परफॉर्म कर देता है, लेकिन वो ऐसा गुड फेथ में करता है, तो वो इस एक्सेप्शन में कवर होगा। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उसका विक्टिम के प्रति कोई इलविल नहीं होनी चाहिए, तब इस एक्सेप्शन का फायदा होगा। दाकी सिंह वर्सेस स्टेट, इस केस में एक कांस्टेबल चोर को पकड़ता है, अरेस्ट करता है और उसे ट्रेन से ले जा रहा होता है। चोर चलती ट्रेन से कूदकर भागने लगता है। जब सिचुएशन हाथ से निकलती है तो पुलिस गन से फायर कर देती है। वो गोली चोर को ना लग करके फायरमैन को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसने ऐसा गुड फेथ में किया। ये सेक्शन इस केस में कवर किया गया है। एक्सेप्शन 4, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन in a sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel, and without the offender having taken undue advantage or acted in a quarrel or unusual manner. दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसी बीच में ऑफेंडर को गुस्सा आता है और वो गुस्से में इसकी जान ले लेता है। जब हम एक्सेप्शन 4 की बात करेंगे तो किसने प्रोवोक किया, किसने पहले असॉल्ट किया, किसने पहले मारा, ये मैटर नहीं करता है। ये दोनों ही इक्वली लायबल होंगे। अगर हम एक्सेप्शन 4 को एक्सेप्शन 1 से कंपेयर करें तो दोनों में ही प्री मेडिटेशन नहीं था, यानी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। एक्सेप्शन 1 में इंसान अपना आपा खो बैठता है, यानी सेल्फ कंट्रोल खो देता है, लेकिन यहाँ हीट ऑफ पैशन की बात हो रही है, गुस्से में वो आकर हमला कर देता है। अगर बात करें हम वर्ड फाइट की, तो फाइट
आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। हम सडन फाइट से ये समझ सकते हैं कि अचानक से दो लोग आपस में बहस करते करते लड़ने लग गए और उसके बाद बात मारपीट पर आ गई और जिनमें एक की मौत हो गई। तो इसमें किसी भी एक पार्टी को ज़्यादा जिम्मेदार नहीं समझा जाएगा। एक्सेप्शन 5, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being above the age of 18 years, suffers death or takes the risk of death with his own consent. एक इंसान जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो अपनी जान देना चाह रहा है या वो रिस्क लेने को तैयार है और उसके लिए वो कंसेंट देता है, तो वो इस एक्सेप्शन में कवर होगा। मान लेते हैं ये दो दोस्त हैं जिसमें से एक का एक्सीडेंट हो गया है और इस इंसान से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अपने दोस्त को कहता है कि प्लीज़ मुझे मार दो, यानी पर्सन ए कंसेंट दे रहा है कि उसकी जान ले ली जाए और ये इंसान 18 साल से ऊपर का है। तो उसका फ्रेंड उसे गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ उसके फ्रेंड पर मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि पर्सन ए ने इस चीज़ के लिए खुद कंसेंट दिया था। इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। ए ने जेड को उकसाया कि वो सुसाइड कमिट कर ले और उसके बाद जेड ने ऐसा ही किया। यहाँ जेड की उम्र 18 साल से कम थी, वो कंसेंट देने के लिए केपेबल नहीं था। यहाँ ए पर मर्डर के लिए उकसाने के चार्जेस लगेंगे। बात करेंगे हम पुणे फातिमा केस की। है एक स्नेक चार्मर ए, वो दर्शकों को यकीन दिलाता है कि उसके पास जादू है, वो जादू से सांप के कांटे को ठीक कर सकता है। बी उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है, ए को अलाउ करता है कि वो सांप से उसे कटवा दे। उसके बाद बी की मौत हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि बी ने ये मानकर कंसेंट दिया था कि स्नेक चार्मर उसे बचा लेगा। उसका कंसेंट जो था वो मिसकॉन्सेप्शन और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से दिया, इसलिए स्नेक चार्मर को सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 5 का फायदा नहीं मिलेगा और इस पर मर्डर चार्जेस ही लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।